दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। कल अपना मैथ्स का पेपर है और देखिए मैथ्स में हमारे पास बिल्कुल अच्छा मौका है स्कोर करने का और पास होने का। बहुत से बच्चे मैथ्स को घबराते हैं लेकर और बहुत से बच्चों को डर भी लग रहा होगा कि मैथ्स के पेपर में क्या होने वाला है। तो देखिए मैं आपको कुछ मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूले रिवाइज करवाऊँगा। मैथ्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में आपको 100% आती हैं, तो उनके बारे में बताऊँगा। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ध्यान रखिएगा, हम 10th के तो सारे वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा क्लास 12th का जो अभी अकाउंट और BS का पेपर है उसकी वीडियो भी बनेंगे। और आपको इसके अलावा बाद में कभी इंग्लिश सीखना हो या मैथ्स सीखना हो तो आप हमारे चैनल को आगे भी फॉलो करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। जल्दी से देखते हैं हम हमारे लिए मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर में स्टार्ट करूँगा चैप्टर 1 से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछते हैं यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड डिवीज़न डिलेमा। यूक्लिड डिवीज़न डिलेमा, यूक्लिड का नाम दिख जाएगा आपको, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यूक्लिड दिखा है, यूक्लिड। इसका पूछेंगे आपको कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न का। ध्यान रखिएगा, ये होता है A = BQ + R, A = BQ + R। थोड़ा मैं इसको बड़ी हैंडराइटिंग में लिखता हूँ, A = BQ + R। और यहाँ पर दोस्तों R जो होता है हमारा वो 0 से या तो बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में B से बड़ा नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में आ सकता है दोस्तों। सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि आपको LCM या SCF दिया होता है, तो ये फॉर्मूला होता है LCM × SCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं जब आपको LCM दिया हो, लघुत्तम दिया हो, और महत्तम दिया हो, मतलब इसको बोलते हैं लघुत्तम, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो जब लघुत्तम और महत्तम दिया हो तो उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो दिए गई संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, मतलब आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आपको कोई एक वैल्यू दी, मान लो एग्जाम में आपको बोला है कि LCM आपको दिया है 9 और आपको फाइंड करना है HCF। क्या निकालना है? HCF। और नंबर आपको दिए हैं 306 और 627, ये दो नंबर आपको दिए हैं, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, बहुत सिंपल है, इन दोनों नंबर को सिंपल आप बस 9 से डिवाइड कर दो। 9 से क्या कर दो? डिवाइड, ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपको HCF भी दिया हो तब भी यही करना है, LCM दिया हो तब भी ये करना है। बस इनको क्या करना है, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करो और इस नंबर से डिवाइड कर दो, या पहले अगर कट रहे हो तो पहले काट दो और बाद में डिवाइड कर दो, ठीक है। टाइम कम है इसलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये होता है LCM × SCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दो नंबर का मल्टीप्लाई करो और जो भी LCM SCF दिया हो उसे डिवाइड कर दो, तो आपका दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे मैंने पढ़ाया था पहले भी, एग्जाम्पल है काजू बर्फी वाला एग्जाम्पल है, या एक परेड मार्च वाला एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखिएगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर में आप उनको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन इन पे बेस आता है LCM SCF वाले पे। कुछ नहीं करना है आपको, उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके जो नंबर दिया उससे डिवाइड करना है, सेकंड वैल्यू अपना फाइंड हो जाएगी। यूक्लिड डिवीजन डिलेमा, A = BQ + R, ठीक है। ये जो आपने पहले पढ़ा था, मैंने एक वीडियो डाली थी ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स नंबर फर्स्ट की देख लेना इसको अच्छे से। R की वैल्यू या तो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है या फिर B से छोटी होती है दोस्तों। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ये ऑब्जेक्टिव दोनों, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। इसके अलावा आपको बोलते हैं कि एक काजू बर्फी वाला क्वेश्चन है कि 420 जो है शायद इसके अंदर काजू है, और बर्फी भी कुछ समथिंग कुछ वैल्यू दी है आपको। जैसे मान लो एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेता हूँ मैं, कि उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने बोला कि 100 बर्फी है और इनको मुझे अरेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो छोटे नंबर है उसको लिखूँगा बाहर, बड़े नंबर को अंदर, इनको डिवाइड करूँगा तो 100 के टेबल में 4 बार में जाएगा तो 400 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आ गया मेरा 20। अब जो नंबर आया ना, अब मैं इससे डिवाइड करूँगा किसको? इस नंबर को, ठीक है। तो 20 से 100। जब मेरा आंसर दोस्तों 0 आ जाएगा, तो जिस नंबर से डिवाइड करने पे मेरा आंसर 0 आया है ये होता है मेरा HCF है दोस्तों, ठीक है। वो लिखेंगे कैसे इसको? यूक्लिड डिवीजन डिलेमा से लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे,
ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। या देखो ए मतलब हमने किसको डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया 420 को, तो यहाँ लिखेंगे 420। बी मतलब होता है दोस्तों कि आपने उसका टेबल कितने टाइम बोला, आपने सॉरी नंबर ऑफ देखना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये कितना है रिमाइंडर, देखो जो लास्ट में बच जाता है वो तो हमारा रिमाइंडर होता है, तो 20 तो रिमाइंडर हो गया। और बी क्यू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखना, बी क्यू क्या हो जाएगा हमारा 100 × 4 हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन में फिर अब किसको डिवाइड करा है आपने 100 को, आपने 100 को डिवाइड कैसे करा है 20 से डिवाइड करा है, कितने टाइम में डिवाइड करा है 5 टाइम में डिवाइड करा है। रिमाइंडर क्या बचा आपका 0, मतलब आपने जिस नंबर से डिवाइड करा है वो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों HCF। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड करना है इसको इसी नंबर से। एग्जाम में कोई भी दो नंबर दिए हों और आपको बोला है कि उसका HCF निकालना है, दो नंबर दिए हों उसका महत्तम निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना बोलेंगे, तो आपको ऐसे ही छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करना है, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उससे जिस नंबर से डिवाइड करा उसको डिवाइड करना है। और अगर और आगे बढ़ता है तो इसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इतना ही करना है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ। जल्दी से देखते हैं पेपर में, क्योंकि ये क्या है टाइम कम है हमारे पास, वीडियो ज़्यादा बड़ी बना नहीं सकते कि कल ही पेपर है आपका। सेकेंड अगर मैं बात करूँ सेकंड चैप्टर की, तो उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए उसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जब अल्फा प्लस बीटा होता है तो इनको बोलते हैं दोस्तों मूलों का योगफल। देखो प्लस मतलब होता है योगफल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा गुणनफल, मूलों का गुणनफल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों c/a। ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, ये होती है ax² + bx + c = 0। ध्यान रखिएगा ax² के साथ का जो कोफिशिएंट ये नंबर होता है ये हमारा a होता है, x के साथ वाला कोफिशिएंट ये b हमारा b होता है, और जो ये नंबर होता है कांस्टेंट टर्म ये होता है हमारा c दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो जिसकी पावर 2 रहती है, इसकी घात कितनी होती है दोस्तों 2। तो जब भी किसी इक्वेशन की घात 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक रूप क्या होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, याद रहेगा इसमें अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अगर मैं तीनों की बात करूँ अल्फा इंटू मैं बात करूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस ऐसा गामा होता है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ये होता है मेरा -b/a दोस्तों। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है c/a दोस्तों, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है दोस्तों -d/a। ठीक है, याद रखोगे, ये MCQs में आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डायरेक्टली भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेकंड चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आ सकते हैं, जिससे 4S वाला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में है। ठीक है, इसके अलावा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया होता है t² - 15 वाला, इसकी जगह पे आपको x² - 3 भी दे सकते हैं, या कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या है इसका, चाहे क्वेश्चन ऐसा दिया हो चाहे क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ध्यान से देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, तो आपको यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और यहाँ स्क्वायर कब लगाएंगे आप, तो आप उसको स्क्वायर लगाने के लिए इस 3 को लिखना पड़ेगा आपको √3 का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे अगर आपको 15 का स्क्वायर लगाना है तो लिखना पड़ेगा √15 का स्क्वायर। और ध्यान रखिएगा जब ऐसा नंबर बन जाता है तो फॉर्मूला होता है a² - b², और ये होता है दोस्तों a + b और a - b, एक बार वैल्यू प्लस में एक बार वैल्यू माइनस में। देखो इसी नंबर को एक बार हम लिख देंगे प्लस में, दूसरी बार इसी नंबर को हम लिख देंगे दोस्तों माइनस में। जीरोज़ निकालना है तो 0 के इक्वल में रखेंगे, एक बार इस नंबर को 0 के इक्वल में रखो दोस्तों, तो ये प्लस का नंबर माइनस में आ जाएगा। एक बार इस नंबर को 0 के इक्वल में रखेंगे दोस्तों, तो ये नंबर भी माइनस का हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको इम्प्लाइज डेट का साइन लगाना है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है।
सेकंड चैप्टर में आपको ऐसा फैक्टराइज करने को आ सकता है, ये डायरेक्टली भी किसी नंबर मान लो आपको दिया उन्होंने 4u² माइनस 8u², या 8u दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, कुछ और वैल्यू नहीं दी है, तो आप इसमें डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हो। देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, तो u को कॉमन निकाल दिया हमने। ये नंबर 4 का मल्टीपल है, ये नंबर भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 भी कॉमन निकाल दिया। अब देखिए ध्यान से, 4 का मल्टीपल मतलब 4 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 1 टाइम में, तो 1 तो लिखते नहीं अपन, और u की पावर 2 है, एक निकाल दिया तो अंदर u बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। माइनस का माइनस, यहाँ पर एक ही u था, u बाहर आ गया तो u तो नहीं बचेगा। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 2 टाइम में आता है, 4 2 = 8, यहाँ आ गया 4u-2। देखिए कुछ मेरे दोस्तों को अगर प्रॉब्लम है तो इनको 1-2 बार करके देख लो, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको एज इट इज आप छाप के आ सको क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जाएगा 4u- इसको एक बार 0 के इक्वल में रखेंगे, एक बार इस नंबर को भी रखेंगे u-2 = 0, ये हो जाएगा u देखो ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आने पे नंबर 0 हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे ये -2 जाएगा +2, तो हमारे नंबर आ गए 0 और 2, ठीक है दोस्तों। एक और होता है फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन, वो आपको देखो टाइम इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो जो क्वेश्चन बन पा रहे हैं, जो अपन अभी कर सकते हैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, तो वो मैं आपको करा देता हूँ, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल कर पाओ। देखिए उसके लिए क्वेश्चन है 4s - 4s + 1, ऐसा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूल दिए रहेंगे आपको, मतलब आपको बोलेंगे कि रूट्स निकालना है इसके, और उनका रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशन, मूलों का योगफल या गुणनफल ज्ञात कीजिए, और मूलों को जांच भी करना है। मूल पहले मूल ज्ञात करना है, मूल मतलब होता है बेटा अल्फा और बीटा, तो ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे 4s² है। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से, ये नंबर होता है हमारा a, स्क्वायर वाले के साथ में a होता है, बिना स्क्वायर वाले के साथ में क्या होता है हमारा b, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो होता है हमारा c दोस्तों। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब देखिए फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 1 में करा था, 4 1 जा 4, 4 एकम 4, इसका हम निकालेंगे फैक्टर, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसका पेयर बन गया 2 और 2। अब देखो ये जो फैक्टर बनते हैं ना, इससे हम 2 ऐसे नंबर बनाते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे बीच का नंबर आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये 2 और 2 दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा है दोस्तों, पर 4 का है माइनस का है, 4 का है माइनस का, तो मुझे इन दोनों को भी माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और साइन का क्या आती है, माइनस की आती है। जब भी 2 साइन सेम होती है तो उनको प्लस कर देते हैं, और साइन वही रहती है। तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिखूँगा, ध्यान से लिखना सीखना। इस सेकंड नंबर को मैं लिखूँगा -2s और -2s। ये देखो 4 को मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे 4 को 2 कर दिया, तो दोनों में ऐसा आएगा +1 = 0। अब देखिए यहाँ कॉमन निकालना है, यहाँ कॉमन निकालना है। यहाँ पे देखो दोस्तों s की पावर 2 है, यहाँ पे s की पावर 1 है, तो पहले तो s कॉमन निकल जाएगा, दोनों साइड s है। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 भी कॉमन निकल जाएगा। अब देखो 2s यहाँ पर थे, s मैंने निकाल दिया, तो अंदर 1s बच जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 2 = 4। ध्यान से देखो ये पूरा नंबर बाहर निकल चुका है, यहाँ 1 बचेगा दोस्तों, ठीक है। ये पूरा नंबर 2s बाहर आ गया था, तो यहाँ से 1 बचा। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये नंबर 2s 1 2s 1 दोनों सेम टू सेम है, पर यहाँ माइनस की साइन है और यहाँ प्लस की साइन है, तो मुझे इसकी साइन चेंज करने के लिए बाहर माइनस का 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाहर माइनस का 1 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर सारे डिजिट की मैं साइन चेंज कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। हो गया, देखो ये दोनों नंबर सेम आना चाहिए। अगर फैक्टराइज करते वक्त ये दोनों नंबर सेम आ जाते हैं, मतलब आपने फैक्टराइज बिल्कुल सही किया दोस्तों। अब देखिए इनको एक बार लिख देंगे, 2s - 1, और क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो इनको भी लिख देंगे 2s - 1। तो देखो कोइंसिडेंटली दोनों सेम आ गए। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं दोनों सेम आए, दोनों अलग अलग आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल रखना है, तो ये जाएगा 2s - 1 = 0, ये भी 2s - 1 = 0। अब देखो ऐसे है कि ये माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और ये तो गुणा में है, मल्टीप्लाई में भाग में आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी माइनस का 1 प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारा अल्फा, ये आ गया हमारा बीटा, ठीक है। अब इनको चेक करना बहुत आसान है। चेक करने के लिए हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, और होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, 1/2 दोनों को जोड़ लो, 1/2 + 1/2। देखो हाफ हाफ को जोड़ने पे क्या आता है, 1 आता है बेटा, पता है। तो आधा आधा को जोड़ने पे 1 आता है ना। ये देखो माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी, b की वैल्यू देखो -4 दी है, तो
तो माइनस का माइनस, फिर माइनस का 4 और एक की वैल्यू कितनी दी 4, माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर क्या क्या 1 आ गया। अब अल्फा इंटू बेटा बोला है 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, सी की वैल्यू देखो क्या है बेटा 1, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4 1/4 1/4, यहाँ भी दोनों वैल्यू बराबर, यहाँ भी दोनों वैल्यू बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। आइए हम बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। हमारे जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें जो ऑब्जेक्टिव बता दूंगा और जो खास क्वेश्चन पेपर में है वो आपको कैसे, मतलब आपको जो सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, उनको एक बार देख लेना। देखो थर्ड चैप्टर का आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में जब नंबर होते हैं तो वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये बनता है जब लीनियर इक्वेशन होते हैं 2 वेरिएबल में। लीनियर मतलब जिनकी पावर कुछ नहीं होती तो उसको 1 माना जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, क्यूबिक में पावर 3 होती है। ठीक है, बात ध्यान रखना बेटा। अगर शोर ज़्यादा यहाँ पे रात का समय ना तो आवाज़ गूंज भी रही होगी, पर थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट करके देखिए। हम आगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मान लो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन और दिए कि a1 b1 c1, फिर a2 b2 और ये c2 इक्वल टू 0 होता है दोस्तों। अब ध्यान रखना यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ a1 में a2 की वैल्यू b1 में b2 की वैल्यू के बराबर नहीं हो दोस्तों, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन दोस्तों? यूनिक। और लाइन कैसी होती है? इसकी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काटने वाली। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होती है इसकी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 में c2, तब लाइन जब अपन को बोलेंगे सॉल्यूशन कैसा होगा, तो ये होगा नो सॉल्यूशन। कौन सा? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इस समय लाइन कैसी होती है? तो लाइन होती है इसमें पैरेलल। इसको बोलते हैं दोस्तों पैरेलल लाइन को समांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बाद अगर तीनों इक्वल हो जाए a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2 इक्वल टू c1 में c2, ठीक है, जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं अंततः अनेक हल। इस समय लाइन कैसी होती है दोस्तों? कोइंसिडेंट। हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा है। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी पूछ सकते हैं कि जब ये दिया हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक। या फिर ये पूछते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक है तो आंसर क्या होगा? ये। नो सॉल्यूशन को बोलते हैं कोई हल नहीं, ऐसा दिया हो तो ये भी पूछ सकते हैं, ये देकर ये भी पूछ सकते हैं। या फिर पूछेंगे लाइंस कैसी होती है, तो रेखाएं कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा, जब तीनों इक्वल होंगे तो ठीक है, ये इनके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आपको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जल्दी से कि ये आपको ऑब्जेक्टिव करना आ गए हैं अच्छे से। आप पेपर में इन ऑब्जेक्टिव को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं इनको, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, देखो पेन में थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, आप 1 मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमने थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़े जो पेपर में आ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि थर्ड चैप्टर में आपको 2 मेथड आपको मेन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जिसके मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता दिए कौन कौन से करना है। फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आपको क्या करना होता है, किसी एक वैल्यू को उठा के बाकी एक तरफ रखो और बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ रख देते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? किसी एक नंबर को वहाँ से हटा देना, हमेशा के लिए एलिमिनेट कर देना। हिंदी में इसको बोलते हैं विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक इक्वेशन ली, मेरे पास इक्वेशन है जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। और यहाँ पे है मेरे पास 2x प्लस 6y और इक्वल्स टू मेरे पास है, मान लो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए -30। कितना है दोस्तों? -30। ये तो इक्वेशन है मेरे पास। अब मुझे इनमें x और y का मान ज्ञात करना है कि x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो बहुत आसान है, ये दोनों नंबर सेम है ना, तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ साइन चेंज करेंगे। ये नंबर प्लस का है
तो इसको माइनस का कर देते हैं। ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का, ये नंबर माइनस का है, तो ये नंबर हो जाएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज करना है, ऊपर की नहीं करना है। वो करना भी क्यों है, क्योंकि देखो किसी भी एक नंबर को हमको एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है। तो यहाँ पर हमारे पास x का नंबर यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हम इसको हटा सकते हैं। लेकिन जब दोनों नंबर प्लस के होंगे तो कैसे हटाओगे, तो आपको नीचे वाले नंबर को माइनस का बनाना पड़ेगा। जैसे आपने माइनस का बनाया, आपने काटा, अब देखो यहाँ पे 3y जो है वो प्लस का है और यहाँ पे 6y जो है माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 6y में से 3y गया तो 3y बचा, और बिगर नंबर माइनस का साइन माइनस की, यहाँ पे दोनों नंबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आ गया प्लस का 45। अब y की वैल्यू 45 अपॉन में 3, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगी दोस्तों। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y का आंसर आ गया हमारा माइनस का 15। अब जो y की वैल्यू हुई ना दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी भी एक में आप रख दो। तो अगर मैं समीकरण नंबर 1 में रखूँ, एक समीकरण 1 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है 3x + y = 15। अब मैं y की जगह पे क्या रखूँगा, जो मैंने आंसर निकाला है, y की जगह पे मैं रखूँगा माइनस का 15 इक्वल टू 15। यहाँ देखो 2x का 2x, 15 दिया 45 माइनस का 45 है ना, 15 दिया 45, 15 3 45 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू में आ गया 15 दोस्तों। यहाँ देखिए 2x का 2x, ये माइनस का 45 प्लस का हो जाएगा जरा के, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 45 और 15 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये 2 गुणा में 2 भाग में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 30 टाइम में, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 30। ठीक है, x की 30 और y की वैल्यू 15। इस तरीके से हम करते हैं दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन को बराबर बनाओ, नीचे के नंबर की साइन चेंज करो, वैल्यू जो कट रही काटो, एक का आंसर निकालो, उसको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में पुट करके सेकंड का आंसर निकाल लेते हैं। तो थर्ड चैप्टर है दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको एक एंगल वाला दिया है क्वेश्चन, कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 ज़्यादा है या 18 कम है, वो क्वेश्चन आ सकता है। इसमें रहमान या रहीम की एज वाला क्वेश्चन है, वो आ सकता है दोस्तों। इसके अंदर आपको बेट और बॉल वाला क्वेश्चन आ सकता है, कि आपने इतने बैट खरीदे, इतने बॉल खरीदे, प्राइस कितनी होती है। और एक क्वेश्चन एक्स वाला है, जिसमें आपको एक्स और वाई दिया और आपको एम की वैल्यू फाइंड करना है। तो वो क्वेश्चन भी चैप्टर में आपको आ सकता है, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, टाइम कम है। चैप्टर 4 पे जाते हैं। चैप्टर 4 के अंदर आपको दोस्तों पहले तो आपको रूट्स निकालना पड़ेंगे, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में सीखा फैक्टराइज करना, चैप्टर 4 में वे फैक्टराइज ही करते हैं। पर चैप्टर 4 में एक और ऑप्शन है, जिन बच्चों को फैक्टराइज करना नहीं आता, मतलब उसको गुणनखंड निकालना नहीं आता, इक्वेशन का समीकरण का गुणनखंड निकालना नहीं आता, तो वो सूत्र विधि का उपयोग कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड। और फॉर्मूला मेथड क्या होती है, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, इसको बोलते हैं दोस्तों फॉर्मूला मेथड या सूत्र विधि। फॉर्मूला मेथड या फिर इसको बोलते हैं हम दोस्तों सूत्र विधि। सूत्र विधि और फॉर्मूला मेथड में एक बात समानता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इनमें अगर आपको फैक्टराइज नहीं करना आता, मतलब अलग अलग एलसीएम लेके स्प्लिट करके नंबर बीच का नंबर निकालना नहीं आ रहा है, तो आप सेकंड चैप्टर में भी फॉर्मूला मेथड वाला क्वेश्चन पुट करके आ सकते हैं। एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं आता कहीं भी कि सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है कि फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है, और दोनों में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी और उनके रूट्स निकालने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कौन सी वैल्यू को हम ए बोलते हैं, कौन सी बी बोलते हैं, कौन सी सी बोलते हैं। जो सेकंड चैप्टर में सीखा है वही यहाँ पर है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आना चाहिए। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, इसको डी बोलते हैं हमारी शॉर्ट में। हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्त कर का सूत्र। किसका? विविक्त कर, विविक्त कर का सूत्र बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों b² - 4ac, मतलब ये अंदर वाला बस b² - 4ac। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करो, तब भी आपको b² - 4ac से फाइंड करना है। ठीक है, अब b² - 4ac जो होता है, अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, किसके बराबर? 0 के बराबर, तो आपसे पूछेंगे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिले फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है आपको? b² - 4ac रखना है, सॉल्व करना है। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना रूट्स हो जाएंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इसको बोलते हैं वास्तविक, इसको दोस्तों बोलते हैं वास्तविक
एवं समान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 कुछ भी आए, 0.5 कुछ भी आए, तो तब भी रियल तो होंगे पर इक्वल नहीं होंगे, हो जाएंगे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। इसको बोलेंगे वास्तविक लेकिन असमान। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी माइनस में आ जाती है, माइनस में मतलब 0 से छोटी माइनस में आ जाती है, तो इसको बोलते हैं नो रियल। नो रियल मतलब होता है अवास्तविक। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, एक बार क्वेश्चन दिखा दो। तो क्वेश्चन देखो, मैंने मान लिया यहाँ पे मेरे पास 2x² प्लस 4x प्लस 1 नंबर दिया है और मैंने बोला है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा कि ये मेरा a हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा b, ये हो जाएगा मेरा c और इक्वल टू में 0। ठीक है, समझ में आया। फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac रखूँगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 का 2 और c की वैल्यू कितनी है हमारी 1। ठीक है दोस्तों, आया 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, ध्यान रखना 4 दूनी 8 नहीं करना है, मतलब 4 2 से 8 नहीं करना है, 4 4 से 16। स्क्वायर मतलब होता है उस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई, तो 4 4 से 16 माइनस 4 2 से 8 और 8 1 जा 8, 4 दूनी 8 और 8 का 8 करेंगे 8 कम 8, 16 में से 8 कितना आया दोस्तों आंसर, 16 में से 8 गए तो कितना आया 8 आया। और 8 जो है देखो ध्यान से, ये 0 से बड़ा है, 8 जो है क्या है वो 0 से बड़ा है, तो हमारा मूल कैसे होंगे, वास्तविक लेकिन असमान, रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया कैसे होता है ये। अगर मान लो यहाँ पर 4 की जगह पे हमको क्वेश्चन में देते हैं k, क्या लिख देते हैं बेटा k, तो यहाँ भी जहाँ यहाँ पे मैंने b की जगह पे मैं यहाँ पे k लिख देता, यहाँ भी मैं b की जगह पे लिख देता k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं इसको रखता 0 के इक्वल, यहाँ भी 0 के इक्वल, यहाँ भी 0 के इक्वल, फिर माइनस के 8 को मैं इधर ले जाता तो वो जाता प्लस का 8 और यहाँ से मैं स्क्वायर हटा के इसके ऊपर रूट लगा देता। ठीक है, अब 8 के मैं फैक्टर निकालता हूँ, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितने नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 पेयर में आ गए तो 2 को रूट के बाहर निकाल दूंगा, ये बेचारे का कोई साथी नहीं है तो ये अंदर रह जाएगा। तो k की वैल्यू क्या गई मेरी दोस्तों 2√2। तो ऐसे k की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन भी आए तो उसको 0 के इक्वल में रख के आप क्या करोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे, k स्क्वायर को ऐसे रहने दोगे, यहाँ नंबर सॉल्व करा, फिर इस नंबर को इक्वल टू किधर ले आए और फिर इस नंबर का स्क्वायर उठा के रूट लगा दिया। तो ऐसे आप k की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 4 हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों एक हमारा क्वेश्चन छूट चुका था कि अगर आपको उन्होंने पहले से रूट्स निकाल के दिए हैं, मान लो आपको उन्होंने बोला है कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है -1 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, पहले से क्वेश्चन में दिया रहता है ऐसा, सिंपल नंबर दिए कॉमा लगा के आपको बोलेंगे देयर आर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और बोलेंगे फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को क्या करना है, द्विघाती समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद इसका मतलब होता है दोस्तों, द्विघाती मतलब जिसकी पावर 2 हो। ठीक है, वैसे अपने को इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक मतलब इसकी पावर 2 हो, तो कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला है दोस्तों x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, जब भी आपको द्विघाती बहुपद बनाने को आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने को आता है, फॉर्मूला ये पुट करना है आपको। देखिए x² लिखा प्लस का प्लस, ये है ये नंबर जो है ना बेटा फर्स्ट वाला, ये अल्फा और ये बीटा नहीं है, ये नंबर है अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला नंबर जो है वो है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिखूंगा -1 और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ लिखूंगा मैं 1 इक्वल टू में 0, x² का x² प्लस माइनस x1 जा x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ये आ गया हमारी द्विघाती बहुपद जिसकी पावर कितनी है दोस्तों 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ध्यान से कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। तो ये हमारा एक छूट चुका था। अब हम आते हैं जल्दी से
चैप्टर नंबर हमारे 5 की तरफ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है। जल्दी देखिए, चैप्टर 5 होता है हमारा एपी का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी में क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर मतलब जिसमें समान अंतर हो, जिनमें बीच में गैप बराबर हो। तो इसमें ध्यान रखना है, आपसे पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी या व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो वो होता है दोस्तों a+n-1d। आपसे वो पूछे कि एपी का जनरल सूत्र बताइए, जनरल फॉर्म बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, तो क्या लिखना है आपको a+n-1d। और ये फॉर्मूला किसका होता है दोस्तों, an फाइंड करने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, a जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है, n होता है नंबर ऑफ टर्म, d होता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। an को आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। देखिए, मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया 2,5,8 और इसे डैश लगा दिया आगे, तो देखो फर्स्ट टर्म जो है ये पहला नंबर ये है, तो ये हमारा a हो जाएगा। अब दोस्तों d कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले को माइनस करके। सेकेंड नंबर कौन सा है, 5, तो 5 को लिखेंगे पहले, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों हमारा 2, तो 5 में से 2 को घटाने पे कितना आएगा दोस्तों 3। देखो यहाँ भी 3 का अंतर इन दोनों के बीच में, और इन दोनों नंबर के बीच में भी 3 का अंतर, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना है हमारा 3 दोस्तों। अब मैंने बोला है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म, कि 10th टर्म कौन सा आएगा, 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मेरा n कितना हो जाएगा 10, n कितना हो जाएगा 10, मैं यही सूत्र लगाऊंगा ये वाला, an = a+n-1d लगाऊंगा दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन में देखो a कितना दिया है मेरे को, पहला नंबर 2 लिखा, प्लस मुझे पद कौन सा निकालना है, 10वां निकालना है, तो n की जगह पर जाएगा 10 - 1, और ध्यान से देखो डिफरेंस कितने का है, 3 का है। किसे निकाला हमने, दूसरे में से पहले माइनस करके, तो 3 आ गया। अब देखो 2 का 2, 10 में से 1 गई तो 9 बचेगा, 10 में से 1 गई तो कितना बचेगा 9, और 9 का गुणा करेंगे 3 में, तो 9 × 27, 9 × 3 = 27, उन दोनों को प्लस का था 29। मतलब ये हमारा आ गया कि जो 10वां पद निकलेगा, n मतलब 10वां, a 10वां निकलेगा, ओके निकलेगा यहाँ पे 29 दोस्तों। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन में, अच्छे से आ गया। इसी को एक और तरीके से क्वेश्चन में कैसे पूछ सकते हैं, मान लो आपको उन्होंने 10वां नंबर नहीं दिया और इसकी जगह बोल दिया कि an जो है वो है आपका 29, क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया, क्या बोल दिया कि an 29, अब an को क्या बोलेंगे, तो an को ये बोलेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो 258 डैश डैश डैश, और यहाँ लिख दिया उन्होंने 29 और इसका लगा दिया फुल स्टॉप। क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। मतलब ये हो गया हमारा लास्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर, तो इसको लास्ट नंबर को हम बोलते हैं an, या इसको लास्ट नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये an हो गया दोस्तों। तो an की क्वेश्चन हमको देखना, ध्यान रखना, यहाँ डैश लगा होता है बीच में, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया मतलब वो हमारा लास्ट नंबर हो गया, तो ये हमारा n हो गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व ऐसे ही करना है, यहाँ पर हम फाइंड क्या करना है, वो देखो a हमारे पास है, d हमने निकाल लिया, तो बचा क्या, आपको n फाइंड करना है कि भैया कौन सा टर्म है जो 29 है। तो n कैसे निकालेंगे, a 29 की वैल्यू 29 लिखी, पहला नंबर हमारा 2 है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता, वो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा दोस्तों 3। अब क्या करेंगे, n निकालना है ना, तो पहले 2 को इधर माइनस में पूछेंगे, प्लस का नंबर पहले माइनस में जाएगा, यहाँ बच जाएगा n - 1 और 3। अभी ब्रैकेट नहीं ओपन करना दोस्तों, ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करना है। 29 से 2 गए तो बचा 27। अब ये 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो बचेगा n - 1, काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो ये माइनस का 9 जाके प्लस का हो गया दोस्तों, तो ये आ गया n हमारा 10। देखो प्रूफ हो गया ना, जब हमने पहले n 10 लिया था तो n हमारा 29 वाला था, और अब n 29 लिया तो a कितना आ गया हमारा 10। इस तरीके से क्वेश्चन में आपको या तो n फाइंड करने को बोल सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो आपको n फाइंड करना रहेगा, n निकालना रहेगा। ध्यान रखेंगे, इसको एक बार वापस से वीडियो को देख के समझ लेना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आएगा। देखो थोड़ा बहुत भी कर पाते हो, अगर आपका मैथ्स बहुत भी वीक है ना, तो आपने सूत्र लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला, ये जो लिखा है मैंने ये लगा दिया, आपको पता पड़ गया फर्स्ट नंबर ये है, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, और थोड़ा बहुत भी दोस्तों आपने कर दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे इसके।
ठीक है, थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी कर दोगे तो नंबर मिल जाएंगे इस पर, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि जैसे 2 अंक वाली संख्या लेना है ना, ऐसी 2 अंक वाली संख्या बताइए जो 7 से विभाजित हो सकती है, 7 से डिविजिबल है। तो ध्यान रखना 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 10, सबसे बड़ी होती है 99, ठीक है। लेकिन ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं क्या, नहीं। तो हम देखेंगे कि 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से भाग चला जाएगा। तो देखो 10 के बाद नंबर आता है 14 जो 7 से चला जाता है, तो ये नंबर हो गया हमारा ए, ठीक है बेटा। दूसरी बात देखो डी तो हमको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 का पहाड़ा बोल रहे हैं हम, 7 का डिफरेंस बोल रहे हैं, तो डी तो 7 ही है। अब हमको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, या तो ए एन चाहिए या फिर एन चाहिए। ध्यान से देखो हमको यहाँ पे लास्ट टर्म मिल सकता है कि हाँ मिल सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर होगा जो लास्ट से 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 2 बचा, 9 उतारा और 7 4 जा 28, 7 चौक 28, कितना बच गया 1 दोस्तों, ये रिमाइंडर बच गया। अगर मैं इस 99 में से ये एक माइनस कर दूं तो बच जाएगा 98, और 98 जो है वो 7 से भाग हो जाएगा। मतलब मेरा जो 98 नंबर है वो क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर जिसको मैं एन बोलता हूँ। तो देखिए दोस्तों वापस फॉर्मूला लग जाएगा a + n - 1d इक्वल्स टू में ए एन। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, ए एन को रखना है 98 को यहाँ पर, ए को रखना है यहाँ पर, ए 14 है, n - 1 ऐसा कैसे ही, और डी को रखना है 7। पहले इस 14 को 98 से माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। 3 स्टेप, पहले ए की वैल्यू को माइनस में ले जाओ, काय में ले जाओ माइनस में, फिर डी की वैल्यू को ले जाओ काय में, डिवाइड में, भाग में, और तीसरी स्टेप में -1 को ले जाओ प्लस में। तो आपका ऑटोमेटिकली एक का एन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हो गए दोस्तों, जल्दी से हम देखते हैं, जल्दी से टाइम हो रहा है क्योंकि समय थोड़ा कम है आज। चैप्टर 6 के अंदर मैंने बताया कि सारे सर्कल, देखो सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा, दिखने में सेम होते हैं ना, मतलब सिमिलर होते हैं। जो दिखने में सेम होते हैं उसको सिमिलर मतलब समरूप। सारे वृत्त क्या होते हैं, समरूप। समरूप मतलब सिमिलर, देखने में सेम सेम। सारे वर्ग इसको बोलते हैं बेटा, देखो इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त, इसको बोलते हैं वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये सब देखने में ये भी सेम होता है तो ये भी क्या होता है, समरूप। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर, जो दिखने में सेम सेम हो, समरूप मतलब समान रूप वाले। इसके अलावा एक त्रिभुज होता है ये ऐसा वाला जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, क्या होती है, तीनों साइड बराबर, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल उसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु, इक्विलेटरल। तो ये भी सिमिलर होता है। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल लूँ, 90 डिग्री वाला ले लूँ, चाहे फिर मैं ये 2 साइड बराबर है तीसरा अलग ले लूँ, तो ये कभी भी समरूप नहीं होते। ये क्या होते हैं, समरूप नहीं होते, सिमिलर नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज ही समरूप होता है। इसके अलावा कोई से त्रिभुज समरूप नहीं होते, ध्यान रखना। फिर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आपको, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। देखो एक भुजा, इसके समानांतर हमने खींच दी डी भुजा, तो ये 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगी, मतलब AD अपॉन में DB और AE अपॉन में C। इसको बोलते हैं इन एनी ट्रायंगल इफ अ लाइन ड्रॉ फॉर परपेंडिकुलर ऑफ एनी साइड ऑफ ट्रायंगल इट बाइसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशो। इसी को हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं दोस्तों, थेल्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना, थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम का एक और नाम है, इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है, याद रहेगा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसी को थेल्स थ्योरम बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय, है ना। या फिर इसको एक और हिंदी का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनल को शायद बोलते हैं, बेसिक मतलब सामान्य, प्रोपोर्शनल को बोलते हैं अनुपात प्रमेय।
प्रोपोर्शनल क्या है वो चेक कर लेना, अनुपात बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, बाकी इसका नाम यही दोनों का, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम आती है, सबको पता होगी। जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अन्य दो भुजा मतलब परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं दोस्तों कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं दोस्तों आधार। याद रहेगा, ये ध्यान रखना। ये होता है हमारा ए बी सी, 90 डिग्री के जो सामने बनता है ना दोस्तों, ये होता है हमारा कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, सबसे बड़ी साइड पूछे ट्रायंगल में, सबसे राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो कर्ण हाइपोटेनियस होती है। कौन सी होती है बेटा, हाइपोटेनियस। वो ध्यान रखना, जब हम सर्कल पढ़ते हैं ना तो सबसे बड़ा व्यास क्या होता है, सॉरी सबसे बड़ा जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल डायमीटर, ये भूलना मत, ठीक है। 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट कर लिए दोस्तों अपन ने। अब हम जल्दी से करते हैं 7 चैप्टर के। 7 चैप्टर में ध्यान रखो, ये हमारे पास ग्राफ होता है दोस्तों, ये होता है हमारा x, ये होता है हमारा y और ये y माइनस। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने अगर आपको बोला कि कोई लाइन जो है वो x एक्सिस पे है, कहाँ पे दोस्तों, वो x एक्सिस पे, मतलब वो यहाँ पर होगी, इस जगह पे होगी, और यहाँ की वैल्यू क्या होती है 0, तो उसका पॉइंट क्या होगा दोस्तों x, 0। ध्यान रखना, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। अगर मैंने बोला ग्राफ आपका बन रहा है y एक्सिस पे, मतलब वो यहाँ बन रहा होगा, तो x की वैल्यू 0 होना चाहिए, तो पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू y। याद रखना दोस्तों, अगर मैंने आपको बोला है कि आपको किसी भी वैल्यू का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान रखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन को बोलते हैं बेटा, इसको हिंदी का एक्चुअली मेरे को प्रॉपर नहीं पता, आपको पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, तो ध्यान दिए वहाँ से इंग्लिश में पढ़ लेना कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन लिखा है तो रूट में लगाना है x² प्लस y², सिंपल। जो दो नंबर दिए होंगे उनका स्क्वायर करो, उनको प्लस करो और रूट निकाल दो, ठीक है। इस चैप्टर में आपको डिस्टेंस फार्मूला देखने को मिलेगा। डिस्टेंस फार्मूले को बोलते हैं हम दूरी, दूरी निकालने का सूत्र। जब भी आपको दो नंबर के बीच में दूरी निकालना हो, डिस्टेंस निकालने का बोले, तो आपका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रहेगा आपको। अगर आपको बोला है मैंने कि दो पॉइंट के बीच का मिडिल पॉइंट निकालना है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक सर्कल है, वो इसका डायमीटर है, वो डायमीटर की यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट मुझे पता है, जैसे मैंने बोल दिया ये 2,4 है और ये है मेरा 4,6 है दोस्तों। और मैंने बोला फाइंड सेंटर, आपको मध्य बिंदु निकालना है, मतलब देखो इन दोनों लाइन का बीच का निकालना है। जब भी बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालना हो तो यहाँ लगाते हैं हम मिड पॉइंट फार्मूला, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। और मध्य बिंदु निकालना बहुत आसान होता है, ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखो ये एक पहली वैल्यू x1, ये पहला नंबर x1, दूसरा y1, यहाँ पे x2, दूसरी वैल्यू y2। मैंने क्या बोला है, x1 y1 को जोड़ो, 2 में 4 जोड़ोगे 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा दोस्तों 3। यहाँ देखो y1 है 4, y2 है 6, दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, मतलब हमारा आंसर आ गया वाला 3,5। ध्यान रखना, जब भी कोई मिडिल वैल्यू निकालना हो तब भी ये आएगा, या फिर आपको सेंटर दिया हो, बी दिया हो और ए फाइंड करना हो तब भी ये आएगा। तब क्या, जैसे मान लो आपको इस क्वेश्चन में ये देख लिया आपने, इसका बाद में इसको वापस से देख लेना टाइम का में। अगर मैं इसको गायब कर दूँ, एक ही वैल्यू में गायब कर दूँ दोस्तों, तो तब क्या होगा देखो, अगर मैंने बोला मेरी एक ही वैल्यू गायब हो गई है और मुझे एक ही वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन मुझे बीच की वैल्यू पता है, तो मैं ए को मान लूँगा x, y, क्या मान लूँगा x, y, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला वही लगेगा। ये x1 कितना है हमारा x, x2 कितना है हमारा 4 अपॉन में 2, और देखो इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आता है ना दोस्तों, वो क्वेश्चन में दिया है हमको 3 आता है, तो इसको इक्वल टू में 3 रखेंगे,
जब मल्टीप्लाई में चले जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 प्लस का 4 माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आएगा दोस्तों 2। वैसे यहाँ पे करेंगे y की वैल्यू क्या है दोस्तों, y ही है, y2 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइड में 2, और ये पहली वैल्यू होती है x का आंसर, दूसरी वैल्यू होती है y का आंसर, जिसको y के इक्वल टू में रखेंगे। ये डिवाइडेड नंबर मल्टीप्लाई में गया, 5 2 जा 10 और प्लस का 6 माइनस में हो गया, तो आंसर आ गया हमारी y की वैल्यू 4। ये पहले वैल्यू आ रही थी, ये वाली वैल्यू आ रही थी हमारी 2, ये वाली वैल्यू 4 आ रही थी। तो कैसे निकाला, जब दोनों वैल्यू दी हो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, या फिर जब सेंटर की वैल्यू साइड की वैल्यू पता हो तब भी फार्मूला ये लगाओ, बाकी सेंटर की वैल्यू को इक्वल टू में रखो, पहली वैल्यू x के इक्वल में, दूसरी वैल्यू y के इक्वल में। ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा। अब 7 चैप्टर में आपको एक फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बताया था आपको नॉर्मल नॉलेज के लिए, जब आपको कोई नंबर से रेशो में दिया हो 2:3 या 4:5, तो ये फार्मूला लगाना है। इस रेशो में बोलते हैं इसको m1, सेकेंड वैल्यू को बोलते हैं m2। इसका फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये m1 वैल्यू फर्स्ट वाली, m2 वैल्यू सेकंड वाली। बाकी तो आपको पता ही है कि जो नंबर दिए होते हैं इसमें ये वैल्यू x1 y1 और जो दूसरी वैल्यू दी होती है ये x2 y2, बस फॉर्मूले में पुट करना है आपको। m1 की जगह पे फर्स्ट, m2 की जगह पे सेकंड, सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सेक्शन फार्मूला हो गया। अब इसमें एक आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, बड़ा फार्मूला होता है। जब आपको तीनों से दियो, एक नंबर ऐसा, दूसरा नंबर ऐसा, वो तीसरा नंबर भी कुछ दिया है मान लो, तो आपको बोला है कि इसमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फार्मूला देखो कितना आसान है, आप यहाँ लिखोगे 1/2 बड़ा ब्रैकेट x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई फिर प्लस x y माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे नंबर चलाना है 1 2 3, पहले लिखा मैंने 1 2 3। अब शुरू करूँगा बीच वाले से 2, फिर लिखूँगा 3, फिर क्या आ जाएगा मेरा 1। अब शुरू करूँगा 3 से, पहले 3 आएगा, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा बाद वाला 2। मतलब पहले आपने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा। मतलब पहले आपने शुरू यहाँ से करा 1 से 2 पे, और 2 से गया आप 3 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे। फिर आपने क्या करा, फिर शुरू करा आपने 2 से आना, 2 से आप 3 पे गए, और फिर 3 से गए आप काय पे 1 पे। फिर आपने शुरू करा 1 से, तो 1 से पहले आप आए, सॉरी फिर आपने 3 से शुरू करा, 3 से शुरू करा, तो 3 से अपन आए 1 पे, और 1 से अपन आए 2 पे। ठीक है, हर जगह 2 2 बार आ जाएगा, 1 2 3, फिर 2 से शुरू करा 2 3 1, और फिर से 3 1 2। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर तो बस वैल्यू पुट करना है, जो भी पहली वैल्यू x1 y1 x2 y2 x3 और y3, बस पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। 8 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 नंबर की मैच द पेयर आ रही है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। पहले सिंपल क्वेश्चन देखने के लिए देखो, इसके फॉर्मूले होते हैं दोस्तों साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसको एज इट इज याद करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। साइन की वैल्यू होती है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। अब इसका उल्टा करेंगे, हरी हरी बोल पंडित, बी से बद्री फिर प्रसाद। ठीक है, एक्चुअली क्या है पंडित बद्री प्रसाद का फॉर्मूला मैं बताना नहीं चाहता कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि इसे मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन अब क्या है कि टाइम कम है, इसलिए आपको इसी शॉर्टकट फॉर्मूले से बताना पड़ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, याद रखना है आपको ये। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया साइन का, क्या का बन गया दोस्तों साइन का। लेकिन देखा जाए तो मैं अगर नीचे का याद ये कर लिया मैंने, तो एक बार ध्यान रखना, देखो साइन का फॉर्मूला p/h है, तो कॉसेक का h/p है। मतलब साइन जो होता है वो कॉस जो होता है ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। मतलब 1/sin जो होता है वो मेरा कॉसेक होता है, और 1/में कॉसेक जो होता है वो मेरा साइन होता है। ठीक है, वैसे देखो
कॉस और सेक भी उल्टा होता है, ये बी अपॉन में एच तो ये एच अपॉन में बी, मतलब 1 अपॉन में जो मेरा कॉस होता है वो मेरा होता है सेक, और 1 अपॉन में जो मैं सेक लिखता हूँ वो मेरा क्या होता है दोस्तों कॉस। वैसे ही टेन और कॉट भी क्या होते हैं अपोजिट, 1 अपॉन में 10 ये होता है कॉट, और 1 अपॉन में कॉट क्या होता है दोस्तों मेरा 10, ठीक है। टेन थीटा का एक फार्मूला और होता है, टेन थीटा को बोलते हैं भाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा को कॉस से डिवाइड करो 10 आ जाता है, और कॉट का उल्टा हो जाता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको मतलब फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना है इनको दोस्तों। जल्दी से देखते हैं अब इसको। अब इसके अंदर एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो ये होता है कॉस थीटा। इसके बाद देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, ठीक याद रखना। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों तो कॉट थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों तो ये होता है कॉसेक थीटा। याद रहेगा ये, इनको एक दो बार आप पढ़ लोगे, ध्यान से पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। साइन को 90 थीटा में से माइनस करें तो कॉस बन जाता है, और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, तो ये फॉर्मूले बन गए। एक और ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमेशा। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आपको आता है, थीटा की जगह पे 25 डिग्री या 45 डिग्री आ सकता है, यहाँ भी वही वैल्यू आएगी, यहाँ भी वही वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। भूलना मत, थोड़ा ध्यान रखना। इसकी 3 प्रॉपर्टी और है दोस्तों, पर टाइम थोड़ा कम है तो वहाँ पर नहीं जाते हुए आप इनकी मैच द पेयर एक बार आप बुक में से प्रश्न बैंकों से सॉल्व कर सकते हो। इससे टेबल भी होती है जहाँ पे साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू दी है, तो वो जरूर पढ़ लेना जाने के पहले एक बार आपकी बुक में से। देखिए कुछ इसके 2 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एग्जाम में दिया रहेगा 15 कॉसेक ए की वैल्यू 15 है, या 15 नहीं 4 है मान लो, उसने बोला 15 कॉसेक ए की वैल्यू 4 है, तो आपको फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस सी कर लो। चलो साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करना है। देखो दोस्तों जब भी ये आता है ना साइन कॉस टेन, ध्यान रखिएगा ये सारी वैल्यू चलती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखना, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस 15 को डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू 4 अपॉन में 15। ध्यान रखिएगा हमेशा एक नंबर ऊपर चाहिए, एक नंबर नीचे चाहिए। ये देखो कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन में पी, मतलब ये जो 4 है ये हो गया हमारा एच हाइपोटेनियस, सॉरी गलत हो रहा है थोड़ा क्वेश्चन, इसको अपन वैल्यू थोड़ी चेंज कर देते हैं, तो इसको 4 करो, इसको 15 करो। क्वेश्चन में देखो क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो इसको मैंने 15 कर दिया दोस्तों, ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। क्वेश्चन में आपको सही वैल्यू दी रहेगी। देखो कॉसेक का फॉर्मूला एच अपॉन में पी, पहली वैल्यू हमारी ये जो है एच है, सेकेंड वैल्यू हमारी ये पी, मतलब 90 के सामने होता है हमारा एच, तो एच हो गया 15, ये हो गया हमारा 4, और नीचे का बेस निकालना पड़ेगा। तो आपको ऑलरेडी क्या आता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर, देखो एच मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो देखो 225 में से 16 माइनस करने पे यहाँ पर हो जाएगा 15, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ पे 1 में से बचेंगे 0, तो 209, कितना आया दोस्तों 209। बी का स्क्वायर है, स्क्वायर के रूट लग जाएगा, 209 जो है वो किसी का फैक्टर नहीं है, तो हमारा बेस आ गया रूट में 209, ठीक है। इसका नाम दे दिया अपन ने ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकालना है, क्या की निकालना है आपको, साइन ए की वैल्यू। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। ध्यान से देखो साइन ए की वैल्यू निकालना है ना, तो ए यहाँ पर है, जब भी ए यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे जो थीटा होगा वो यहाँ बनेगा ना, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाता है। वापस सुनो, साइन ए लिखा है ना, ए की जगह एंगल बनाया तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब आपका परपेंडिकुलर आ गया रूट 209, और हाइपोटेनियस जो है वही रहेगा 15 का 15, ठीक है। आपको निकालना है कॉस सी,
तो कॉस सी क्या है, अब देखो अब एंगल यहाँ पे ए पे बन रहा था, यहाँ पे सी पे बन रहा है, मतलब एंगल अब ए पे नहीं बनेगा, अब कहाँ पे बनेगा दोस्तों एंगल बनेगा सी पे। तो सी के सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बेस, ये हो जाएगा बेस। तो बेस हो गया आपस से 209 अपॉन में, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता चाहे यहाँ पे कुछ भी आ जाए। अब देखो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोला है, तो √209 अपॉन में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 209 अपॉन 15 में, तो देखो रूट के अंदर सेम नंबर हो तो रूट तो हट जाता है, और 15 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 225। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। साइन इनटू कॉस है, ये वैल्यू आपको 2 नंबर में आ सकती है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 2 साइड दी रहेगी, तीसरी फाइंड कर लो और उसको जो वैल्यू बोले पुट करो। बस ध्यान रखना कि ए और सी पे अगर जहाँ एंगल बनेगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस होगा। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर के सारे फॉर्मूले, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, मैच द पेयर आप इसमें कर लोगे। बस इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है ना, वो टेबल थोड़ा सा याद करना है, मैं टाइम कम होने की वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 10 देखते हैं जल्दी से। चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल है मतलब वृत्त, ध्यान रखना सर्कल मतलब ये होता है, इसका रेडियस मतलब त्रिज्या होती है दोस्तों। त्रिज्या जो होती है वो होती है डायमीटर का आधा, डायमीटर मतलब ये पूरी लाइन, इसको बोलते हैं बेटा व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास, इंग्लिश बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर का आधा, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, और वृत्त के ये साइड में लाइन जो बन जाती है ना, इसको बोलते हैं बेटा जीवा, जीवा इसको बोलते हैं कॉर्ड। एग्जाम में पूछे विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है दोस्तों, याद रखना। अब देखो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। इसको सुनना दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान रखना, पेपर हिंदी में भी आता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट। ये एक कॉर्ड है, और कॉर्ड पे अगर अपन ने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो एक सर्कल है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से जो लाइन खींची गई है जो सर्कल को सिर्फ छू रही है और जा रही है, तो इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट लाइन, जो छू के निकल जाती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। हिंदी में इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ध्यान रखना स्पर्श रेखा जो होती है, टेंजेंट लाइन जो होती है, वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे काटती है, ओनली 1 पॉइंट। लेकिन जो सेकंड होती है ना, सेकंड लाइन, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है, याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं दोस्तों? सिर्फ 2, एक ऊपर और एक नीचे। वृत्त के बाह्य बिंदु से, अगर बाह्य बिंदु लिखा है ना, तो 2 स्पर्श रेखा, 2 टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। लेकिन अगर बिंदु नहीं लिखा, पॉइंट नहीं लिखा, तो आप कितनी भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो उस समय आएगा अनंत या इनफाइनाइट। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो टेंजेंट लाइन होती है ये आपस में इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल। टेंजेंट लाइन कैसी होती है? इक्वल, अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई हो, एक ही पॉइंट से। ठीक है, तो 10 चैप्टर में आपको याद सकता है, तो मैंने ये करवा दिया है। इसके अलावा 10 चैप्टर में एक क्वेश्चन और आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि देखो आपको मान लो ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और आपको मैंने बोला है कि ये सेंटर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 110 का। कितने का बन रहा है? 110 का। तो मैंने आपको क्या बोल दिया कि ये वाला एंगल फाइंड करो, ये एंगल फाइंड करो। ठीक है, तो क्या करोगे आप? देखो वृत्त के केंद्र से ये टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा पे जो भी लाइन खींचो तो ये बनाएगी 90 का कोण। कितने का बनाएगी दोस्तों? 90 का। तो यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ भी 90 का बन गया। तो देखो 90 और 90 180, और 180 में हम जोड़ देंगे 110, तो कितना हो जाएगा? 092 290। और चारों एंगल को मिला के 1 2 3 4, चारों को मिला के 360 होता है। तो 360 में से 290 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया दोस्तों? 70 डिग्री। समझ में आया? क्या करना है वापस देखो, सेंटर का पहले से पता था हमको। ये जानते हैं कि अगर सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है।
देखो ये 90, ये 90, 180, ये 10 जोड़ दिया तो ये 290, और ये चारों को मिला के 360 होता है, माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। मान लो एग्जाम में आपको ऐसा पूछते हैं कि सिर्फ मेरे को ये बताना है कि ट्रायंगल बी ए और ओ कितना आएगा, सिर्फ आधा पूछते, आधा बी ए ओ। अगर आधा पूछेंगे तो मैं 70 का आधा कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 35। पर अभी उन्होंने आधा नहीं पूछा था ना, पूरा पूछा था ना, उन्होंने पूछा था मेरे से ट्रायंगल बताओ बी ए सी, मतलब ये पूरा वैल्यू पूछी थी। अगर मुझसे उसकी जगह पूछते ट्रायंगल बी ए ओ पूछते, बी ए ओ, तो मुझे इसको बीच में से काटना पड़ता, लेकिन अभी पूछा उन्होंने बी ए सी, तो मैंने ये पूरा 70 लिया। अगर बी ए और ओ पूछते तो मुझे 70 को बीच में से काटना पड़ता। ठीक है, तो ये अपना 10 चैप्टर क्या हो गया। 11 चैप्टर में से दोस्तों ऑब्जेक्टिव आते नहीं है। 12 चैप्टर में से 11 में कंस्ट्रक्शन जो मैं करा चुका हूँ, 12 चैप्टर में आता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। तो लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है जहाँ भी एरिया निकालना हो तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और जहाँ पे आपको लेंथ फाइंड करना हो, लेंथ, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करना हो तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 12 चैप्टर में दो ही फॉर्मूले लगेंगे आपको, बाकी रेडियस गिवन रहेगा, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और 2 पाई आर होता है वृत्त का क्या होता है, सरकमफ्रांस, परिधि, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। 12 चैप्टर में ये है दोस्तों। 13 चैप्टर के मैं ऑलरेडी बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से करना है। आपको स्क्वायर के फॉर्मूले सारे करना है, ठीक है। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये ध्यान रखना है। हेमिस्फीयर जो होता है वो स्क्वायर का आधा होता है, तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखना। आपको करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। आपको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल याद रखना है, और उसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। इसके अलावा आपको स्क्वायर का ध्यान रखना है कि सॉरी क्यूब का ध्यान रखना है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, और क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखोगे तो आपका 13 बन जाएगा। इसके अलावा 14 और 15 की वीडियो में ऑलरेडी इसके पहले डाल चुका हूँ दोस्तों, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। 14 में बस एक चीज़ छूट गई थी कि अगर आपको मीन मीडियन मोड का रिश्ता पूछे, माध्य मध्यिका बहुलक में संबंध क्या है, ध्यान रखना कि 3 मीडियन जो होते हैं वो होते हैं 2 मीन प्लस मोड, मतलब 3 मध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो ये 2 मीन प्लस में माइनस में चले जाएगा। मोड मतलब बहुलक, मीडियन मतलब मध्यिका, और मीन मतलब माध्य। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। देखिए ये मैं वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। आप मेरे याद से इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें कुछ काम के ऑब्जेक्टिव बताएं। कंस्ट्रक्शन चैप्टर अच्छे से करिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 13 चैप्टर में फॉर्मूले ध्यान से करिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन अगर जो आपने किए हैं, मान लो उसके अलावा भी क्वेश्चन आता है कोई भी, तो आप कम से कम डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में डायग्राम क्या बोला है, फॉर्मूला कौन सा पुट हो सकता है, और फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन सही हो जाए, और अगर नहीं भी हुआ तो डायग्राम बना के क्या क्या दिया है, गिवन, टू प्रूफ, क्या निकालना है, इन सब लिखने के मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैथ्स में स्टेप मार्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैथ्स का पेपर अच्छे से कीजिएगा। जितना मैंने बताया अगर इतना भी आपको आ गया और इसको आपने ढंग से कर लिया अच्छे से, कंस्ट्रक्शन मैंने बनाना सिखा दिया पहले से ही, 15 चैप्टर सिखा दिया, 14 सिखा दिया है, और बाकी सारे छोटे मोटे क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव अगर आप सही कर लेते हैं, और इसके अलावा आप 2-2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन मैंने 8 चैप्टर में ही बताए हैं, इसकी याद से ट्रिग्नोमेट्री टेबल जरूर कर लेना, फॉर्मूलों को याद करके जाना, या फिर अगर आप परीक्षा बहुत यूज़ करते हैं तो उसमें इसकी मैच द पेयर दी है तो उसको एक बार सॉल्व कर लेना, ताकि 6 नंबर आपके सीधे सीधे मैच द पेयर के पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले यूट्यूब चैनल, अगले यूट्यूब की वीडियो के लेके आपके नेक्स्ट पेपर के लिए। जब तक आपको ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो तैयार रहें, रेडी रहें,
और पेपर के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छा देके आइएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि आपको पेपर पूरा कंप्लीट करना है, एंड तक पूरा पेपर करना है और ध्यान से पेपर करना है दोस्तों, ठीक है। अटेम्प्ट सारा करना, ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी, कि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। धन्यवाद।